हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट आई कुड स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो जैसा आप नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा आज ये डिस्कशन है 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरबी सर्कुलर्स ऑफ सितंबर 2023। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सितंबर 2023 मंथ में सर्कुलर इशू किए, उनके ऊपर बेस्ड ये 39 क्वेश्चंस हैं और ये हमारे जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का पार्ट है जो सभी बैंकर्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी स्केल में हो या वो किसी भी बैंक में काम कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन ऑन दीज 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट और इंस्ट्रूमेंट्स कुड बी लिंक्ड टू यूपीआई बिफोर आरबीआई गाइडलाइंस ऑफ सितंबर 4th 29। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस 4 सितंबर 23 में जो इशू की गई, उससे पहले कौन कौन से अकाउंट्स या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूपीआई के साथ लिंक्ड थे। तो नोट कर लेंगे कौन कौन से वो अकाउंट्स थे, कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये अकाउंट्स थे सेविंग बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट एंड क्रेडिट कार्ड्स। यानी ये वर्चुअली सारे के सारे रनिंग अकाउंट्स हैं, यहाँ से रनिंग बेसिस के ऊपर पेमेंट्स की जा सकती हैं। तो नोट कर लेंगे सेविंग बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट एंड क्रेडिट कार्ड्स। 4 सितंबर 23 को जब ये गाइडलाइंस नई इशू की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विच न्यू अकाउंट वाज लिंक्ड टू यूपीआई, कौन सा नया अकाउंट लिंक किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया कि उसे भी यूपीआई के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो दिस अकाउंट वाज प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस। अगर क्रेडिट लाइंस सैंक्शन कर रखी हैं बैंक ने और वो भी प्री सैंक्शनड होनी चाहिए, सिर्फ बैंक हैज सैंक्शनड सम प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस to the borrower customer, तो those can also be linked to UPI, उनको भी UPI के साथ लिंक किया जा सकता है। थर्ड, what is precondition for linking of credit line to UPI? UPI के साथ इन क्रेडिट लाइंस को जो प्री सैंक्शनड हैं, लिंक करने के लिए प्री कंडीशन क्या है? सो फ्रेंड्स, ये प्री कंडीशन है कि इसमें कस्टमर का कंसेंट चाहिए। सो कस्टमर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लिंकिंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीआई से रिलेटेड हैं जो हमारे सितंबर मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू गाइडलाइन के ऊपर बेस्ड हैं। सिस्टम ऑफ एडिशनल सीआरआर वाज स्टार्टेड इन अगस्त 2023। अगस्त 2023, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल सीआरआर इंपोज करने का डिसीजन लिया था। अब इस डिसीजन को, यानी ये जो एडिशनल सीआरआर है, इसको फेज आउट किया जाना है। और ये फेजिंग आउट कब से स्टार्ट हुई? ये फेजिंग आउट हुई स्टार्ट 9 सितंबर 2023 से, और फाइनली ये पूरा फेज आउट, यानी जो भी एडिशनल सीआरआर मेंटेन करने की इंस्ट्रक्शन थी, ये पूरी तरह से फेज आउट कौन सी तारीख से हो जाएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? दिस फेज आउट विल टेक प्लेस
So this phase out will take place finally from 7th October 23. तो इस डेट से ये फाइनली फेज आउट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, the credit rating letter in connection with the current and valid credit rating in connection with the issue of securities shall not be more than how much old, and rating rationals shall not be more than 1 year old from date of opening the issue. So किसी भी इशू के लिए, जैसे बॉन्ड का इशू है, सिक्योरिटीज का इशू है, तो उसमें जो रेटिंग करंट होनी चाहिए, रेटिंग वैलिड होनी चाहिए। तो वैलिड या करंट रेटिंग हम किसको कहेंगे? सो वो कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, वैलिड या करंट? तो इट शुड नॉट बी मोर देन 1 month ओल्ड, 1 महीने से ज़्यादा वो पुरानी नहीं होनी चाहिए जब इशू ओपन किया जाएगा। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 1 month ओल्ड। Banks shall release all original movable or immutable properties, documents and remove charges registered with any registry within a period of after full payment or settlement of the loan account. अगर कोई borrower, let us say there is borrower B, ये अपने लोन को रीपे कर देता है, तो इसके जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मूवेबल को रिलेट करते हों या इमूवेबल को रिलेट करते हों, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड जिसमें ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करने हैं और जितने भी चार्ज रजिस्टर करवाए हैं उन चार्जेस को भी रिमूव करवाना है। तो इसका पीरियड कितना है? फ्रॉम डेट ऑफ फुल पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। फ्रेंड, ये पीरियड है हमारे पास 30 डेज का, 30 दिन के पीरियड में दिस हैज़ टू बी कंप्लीटेड। The borrower can collect the original movable or immutable property documents from. So जब ये चार्ज रिमूव हो जाएगा तो borrower कहाँ से कलेक्ट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के या मूवेबल के डॉक्यूमेंट्स को? तो ये जो कलेक्शन है borrower कहाँ से करेगा? So it will be from the branch or outlet where loan account was serviced. तो वहाँ से जहाँ लोन अकाउंट को सर्विस किया जा रहा था, या कोई भी और ऑफिस हो सकता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। तो यानी यहाँ पे या तो वो ब्रांच या आउटलेट जहाँ पे लोन अकाउंट सर्विस हो रहा था, या बैंक का कोई भी दूसरा ऑफिस जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और ये बोरोर की चॉइस होगी कि बोरोर ने कहाँ से वो कलेक्ट करने हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इन केस ऑफ डिले इन रिलीजिंग ओरिजिनल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और फेलिंग टू फाइल चार्ज सेटिस्फैक्शन फॉर्म विद रेलेवेंट रजिस्ट्री बियॉन्ड 30 डेज, अगर 30 डेज के बीच में ये डॉक्यूमेंट डिलीवर ना किए गए या चार्ज सेटिस्फैक्शन उन 30 डेज के बीच में फाइल नहीं किए गए आफ्टर फुल रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो जो रेगुलेटेड एंटिटी है यानी बैंक है, तो बोरोर को अपने रीज़न कन्वे करेगा उस डिले के लिए। इन केस वेयर डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू RE, इट शैल बी कंपनसेटिंग द बोरोर एट द रेट ऑफ, और अगर ये डिले बैंक के कारण है तो उस केस में बोरोर को कंपनसेशन पे किया जाएगा। कॉम्पनसेशन कितना पे किया जाएगा? सो कॉम्पनसेशन विल बी ₹5000 फॉर ईच डे ऑफ डिले। सो डिले के हर एक डे के लिए 5000 का कॉम्पनसेशन कस्टमर को पे करना पड़ेगा। किस केस में? अगर डिले होती है और डिले ये बैंक के कारण होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बैंक एट्रीब्यूटेबल टू द RE, रेगुलेटेड एंटिटी। In case of loss or damage to original movable or immutable property document, either in part or in full, REs, that is banks, they shall assist the borrower obtaining duplicate or certified copy of the movable immutable property document and shall bear the associated cost in addition to paying a compensation. However, in such case, additional time off will be available to bank to complete this procedure and delayed period penalty will be calculated thereafter.
तो अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का लॉस होता है या वो डैमेज होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो पूरी तरह से वो डैमेज हो या पार्टली वो डैमेज हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरई की, रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि बोरोर को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए टू ऑब्टेन द डुप्लीकेट और सर्टिफाइड कॉपीज, और इसमें जो कॉस्ट भी है वो बैंक बियर करेगा एंड शैल बियर द एसोसिएटेड कॉस्ट इन एडिशन टू पेइंग कॉम्पनसेशन। लेकिन ये सारा कुछ, ये जो अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो ये कितने पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए एडिशनल टाइम लिमिट कितनी मिलेगी? सो इसके लिए एडिशनल टाइम लिमिट मिलेगी 30 डेज की। तो अगर ये एडिशनल टाइम लिमिट ली जाती है तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो 30 + 30 डेज के बाद शुरू होगी। सो 30 डेज ओरिजिनल यहाँ पे थे और 30 डेज अकॉर्डिंग टू नंबर 9 है, तो फिर कॉम्पनसेशन शुरू होगी उसको मिलनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI direction on release of document shall be applicable to all cases where release of original movement or movable or immovable property documents fall due on or after। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये डायरेक्शंस जो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने से रिलेटेड हैं, ये कब से एप्लीकेबल होंगी? ये उन केसेस में एप्लीकेबल होंगी जहां ड्यू यानी लोन का जो रीपेमेंट है वो किस डेट को या किस डेट के बाद शुरू होता है या कंप्लीट होता है। फ्रेंड, दिस डेट इज December 1, 2023, यानी 1 December 2023 ऑनवर्ड्स कोई भी लोन हमारा रीपेमेंट ड्यू होके रीपे हो जाता है तो उनके लिए ये सारे के सारे आरबीआई के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ तक हमने 2 प्रकार के एस्पेक्ट को कवर किया, एक यूपीआई से रिलेटेड, दूसरा रिलीज ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अब हम अगला जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर है उसके ऊपर चलेंगे। सो अगला इंपॉर्टेंट सर्कुलर है कॉमन डेटा क्वालिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स, जून 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन इशू की थी जिसमें एक कॉमन डेटा क्वालिटी इंडेक्स सेट किया गया था। ये किस लिए सेट किया गया था? असेसिंग द क्वालिटी ऑफ डेटा सबमिशन बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू CICs। तो जो डेटा का क्वालिटी है, जो डेटा सबमिट किया जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिसमें बैंक्स इंक्लूडेड हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सबमिट करती हैं CICs को। उसकी क्वालिटी से रिलेटेड ये इंडेक्स था। CICs are to prepare DQI for commercial and microeconomic segment. CIC shall provide DQI for commercial and micro segment in the form of numeric score on how many basis to all member credit institutions। So CIC क्या प्रिपेयर करेगी? ये प्रिपेयर करेगी न्यूमेरिक स्कोर्स और मेंबर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को ये प्रोवाइड करेगी। तो ये जो स्कोर होगा किस बेसिस के ऊपर होगा? फ्रेंड, ये स्कोर होगा मंथली बेसिस के ऊपर कन्वे किया जाएगा। तो दिस विल बी कन्वेड ऑन ए मंथली बेसिस। CIC shall provide monthly data of CI, that is credit institution level, and DQI and industry level DQI of all segment to RBI at which intervals for information and monitoring and purpose। सो CIC बैंकों को तो सबमिट करेगा, इसके अलावा RBI को भी सबमिट किया जाएगा मंथली डेटा CI लेवल का और इंडस्ट्री लेवल का DQI डेटा क्वालिटी इंडेक्स। तो किस पीरियडिसिटी के ऊपर ये सबमिट किया जाएगा RBI को? सो दिस विल बी ऑन हाफ ईयरली बेसिस, और हाफ ईयरली ये September 30 को होगा और March 31 को होगा एवरी ईयर। What is the focus of PM विश्वकर्मा स्कीम? सो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है PM विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम का फोकस कहाँ पर है? फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट की है
तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक ये फोकस होगा सैचुरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में होगा। सो रूरल में भी, अर्बन में भी, लेकिन फोकस रहेंगे सैचुरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। हु इज एलिजिबल टू अवेल लोन अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो इस स्कीम में कौन एलिजिबल है लोन लेने के लिए? लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे आर्टिजन्स। तो आर्टिजन हो, क्राफ्ट्स पर्सन हो, हाथ से काम करने वाले लोग, और इसमें काफ़ी गिनती में ये लोग हैं। एंड दे आर वर्किंग विद हैंड्स, दे आर वर्किंग विद टूल्स, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर, और जो काम वो कर रहे हैं उनका वो फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल काम था। तो जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं तो दे विल बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन अंडर दिस स्कीम। If a person has availed a loan under credit-based scheme of central government or state government in the past, he is not eligible under PM विश्वकर्मा स्कीम। तो अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल की किसी भी सब्सिडी स्कीम के अंदर कोई लोन अवेल किया हो लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो पास्ट कितने सालों में अवेलमेंट हो चुका हो वो, अगर पिछले 5 साल में उसने अवेल किया है, यानी 5 साल से पहले उसने अवेल किया है, तो फिर वो एलिजिबल रहेगा। लेकिन अगर उसने पास्ट 5 ईयर में अवेल किया है इस प्रकार का लोन, तो ही विल नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। व्हाट इज प्रोविजन फॉर बेसिक ट्रेनिंग अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम में बेसिक ट्रेनिंग का प्रोविजन है। सो बेसिक प्रोविजन उस ट्रेनिंग का क्या है, वो कितने पीरियड का ट्रेनिंग है। सो वो पीरियड 40 आवर्स का है, और वो रहेगा 5 से लेकर 7 दिनों के अंदर। ये 40 आवर्स का ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग, ये 5 से 7 दिनों के ऊपर स्प्रेड ओवर होगा। What is provision for advanced skill training for beneficiaries interested in pursuing further skill upgradation। अगर कोई बेनिफिशियरी चाहता है कि उसको एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग चाहिए, तो उसे एडवांस्ड ट्रेनिंग स्किल मिल सकती है फॉर स्किल अपग्रेडेशन। तो वो पीरियड कितना रहेगा? सो वो ट्रेनिंग रहेगी 15 डेज के लिए, और आवर्स रहेंगे उसके 120। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके 40 आवर्स हैं, और जो एडवांस्ड ट्रेनिंग है उसके 120 आवर्स हैं। बेसिक ट्रेनिंग 5 to 7 डेज का है, एडवांस्ड ट्रेनिंग 15 डेज का है। What is a toolkit incentive value for after skill verification at the start of basic training under this scheme। सो जो भी लोग आइडेंटिफाई करके एलिजिबल बनेंगे तो उनको एक टूल किट इंसेंटिव अवेलेबल है स्किल वेरिफिकेशन के बाद, और बेसिक ट्रेनिंग शुरू होने से पहले वो टूल किट इंसेंटिव की वैल्यू कितनी है। सो वैल्यू उस टूल किट इंसेंटिव की है ₹15,000 की। व्हाट इज प्रोविजन फॉर टोटल लोन अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो टोटल लोन इस स्कीम में कितना मिल सकता है? तो स्कीम में जो लोन मिलेगा मैक्सिमम ₹3 लाख का मिल सकता है, और वो भी अलग अलग स्टेजेस के अंदर है। तो फर्स्ट ट्रेंच मिलेगा 1 लाख रुपए का, जो 30 मंथली इंस्टॉलमेंट में पेएबल होगा। सेकंड ट्रेंच जो मिलेगा वो होगा 2 लाख रुपीस का, जो रीपेमेंट होगा 18 मंथ्स में। तो कुल मिला के 1 लाख और 2 लाख, तो ये मैक्सिमम 3 लाख का लोन अवेलेबल है इस स्कीम में। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल टू बोरोर अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा जो बोरोर से लिया जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोर से लिया जाएगा दैट विल बी 5% पर एनम। इस स्कीम में बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी मिलेगी फॉर स्टैंडर्ड लोन्स, और वो मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मिलेगी भी अप फ्रंट। तो यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट सबवेंशन किन लोन्स के ऊपर अवेलेबल है। सो ये स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर अवेलेबल है, और मिलेगी कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब किनको मिलेगी? बैंकों को मिलेगी।
कब मिलेगी? अप फ्रंट मिलेगी। और इसका रेट क्या है? सो व्हाट इज द रेट ऑफ दिस सबवेंशन? तो इस सबवेंशन का रेट है 8%। सो दिस मीन बोरर से बैंक रिकवर करेगा 5%, गवर्नमेंट से बैंक को मिलेगा 8%, तो इट मीन बैंक विल बी गेटिंग 13% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश बैक फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स? सो इस स्कीम में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बैक की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो कितना कैश बैक अवेलेबल है? सो कैश बैक इज अवेलेबल एट ₹1 पर एलिजिबल डिजिटल ट्रांजेक्शन up to maximum maximum 100 eligible transactions per month. So 100 मैक्सिमम एलिजिबल ट्रांजेक्शन्स होंगी एक महीने में, और एक ट्रांजेक्शन के लिए ₹1 का कैशबैक अवेलेबल है फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्री लाइव क्लास जो आप अटेंड करते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को बेटर करने के लिए। सो जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, तो वो इस फ्री लाइव क्लास को मिस मत करें, बिकॉज इसमें से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे आज का ये स्पेशल सेशन है। लेकिन कई स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ये क्लास एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी है? नो फ्रेंड, ये क्लास एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सिलेबस को फुल्ली कवर करना होता है, और इस सिलेबस में इंटरनल सर्कुलर्स हैं जो आपको अपने लेवल के ऊपर कंप्लीट करने होते हैं, हर एक बैंक के अलग अलग हैं। इसके अलावा जनरल बैंकिंग है जो कॉमन होता है सभी बैंकों के लिए, जिसमें आपका आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा इंडियन लॉ है, तो ये मिलेगा कॉमन। तो जनरल बैंकिंग को कवर करने के लिए आपको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ बैंकों में कुछ स्पेशल सिलेबस भी रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे पीएनबी है, उसमें केस स्टडीज़ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो केस स्टडीज़ स्केल 3 to 4 के लिए, 4 to 5 के लिए, 5 to 6 के लिए, इन सभी स्केल के लिए एप्लीकेबल है ये टेस्ट। फ्रेंड, अगर आपको जनरल बैंकिंग में सपोर्ट चाहिए या केस स्टडी के रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए अवेलेबल है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इनके अलावा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाएगा। सो जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ स्टडी नोट्स चाहिए जनरल बैंकिंग को कवर करते हुए, तो उनको ये नोट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आरबीआई के जो रूल्स हैं उनकी समरी 1 साल की, वो भी अवेलेबल है। और ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट है उसमें। तो आप ये परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या हमारी ऐप से। तो अगर आप इनको यूज़ करते हैं, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा compete करने में अपने प्रमोशन एग्ज़ाम में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। As part of move towards greater transparency, RBI has decided that regulated entities which are secured creditors according to SARFAESI Act shall display what type of information? So, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज़, जिसमें बैंक भी इंक्लूडेड हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, तो उनको ये डायरेक्शन दिया है कि उनको एक स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन किसको रिलेट करती है? सरफेसी एक्ट 2002 को। ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जो उनको डिस्प्ले करनी होगी? फ्रेंड, बोरर्स हुज अकाउंट्स हुज सिक्योर्ड एसेट्स हैव बीन टेकन इनटू पोजेशन, तो वो बोरर जिनकी सिक्योरिटी बैंक ने पोजेशन में ले ली है, तो उसका डिस्प्ले बैंकों को करना होगा। सो बोरर्स हुज सिक्योर्ड एसेट्स हैव बीन टेकन इनटू पोजेशन बाय आरई अंडर द एक्ट,
तो उसे डिस्प्ले करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। Regulated entities shall upload this information on their website. The first just list of shall be displayed by from date of this circular and list shall be updated on which basis। तो पहली इंफॉर्मेशन कौन सी डेट तक उनको डिस्प्ले देनी है और उसके बाद कितने कितने पीरियड के बाद उसको अपडेट करना है। फ्रेंड, पहली लिस्ट जो है वो हो जानी चाहिए 25 मार्च 2024 तक, क्योंकि बैंकों को 6 मंथ्स का पीरियड दिया गया है, यानी 25 सितंबर का ये सर्कुलर है। तो ये जो आरबीआई का सर्कुलर है ये 25 सितंबर का है। इसके विद इन 6 मंथ्स बैंकों ने ये फर्स्ट डिस्प्ले देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। किसका? जहां हम सिक्योर्ड एसेट में पोजेशन ले सके हैं सिक्योरिटीज का, और उसके बाद मंथली बेसिस के ऊपर इसको अपडेट करना है। तो ये नई रिक्वायरमेंट है, तो ये नया सर्कुलर है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। फ्रेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि 23 लास्ट पेज के ऊपर था, एंड दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 26, बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट 2000 बैंक नोट्स फॉर क्रेडिट टू अकाउंट्स और एक्सचेंज टू अदर डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विद इफेक्ट फ्रॉम। सो 2000 रुपये के जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कौन सी डेट से? तो इसकी डेट खास तौर के ऊपर हम नोट कर लेंगे। सो दिस डेट इज अक्टूबर 8, 2023। सो इस डेट से ऑनवर्ड्स हम ना तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही अकाउंट में हम क्रेडिट करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 27, RBI classification valuation operation of investment portfolio commercial banks डायरेक्शन 2023। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड डायरेक्शन इशू की हैं। इसमें कई सारी चेंजेस की हैं। किस चीज़ को लेकर के? जो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको लेकर के। ये नई गाइडलाइंस कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं? तो ये नई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होने जा रही हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। स्टेप्स: सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी मीन्स डिस्टिंक्ट सेपरेट सिक्योरिटीज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम कैश फ्लोज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेल कंसिस्ट ऑफ। तो स्टेप्स में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी आएंगी, यानी स्टेप्स के कौन से 2 पार्ट्स हैं। सो स्टेप के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सो पहला पार्ट है इसका जो कूपन फ्लो है, यानी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करता हुआ कैश फ्लो। सो कूपन स्टेप्स। सो कूपन मीन्स जो इंटरेस्ट रेट पार्ट को रिलेट करते हैं, और दूसरे प्रिंसिपल स्टेप्स जो उसके मेन अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को रिलेट करते हैं। तो इनसे जो आने वाले कैश फ्लो हैं ओरिजिनल सिक्योरिटी के ऊपर, वो इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। Banks shall classify their entire investment portfolio into 3 categories। सो जितना भी बैंकों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, बैंक 3 कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? तो यहाँ पे चेंज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये नई 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सो पहली है HTM, तो ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी। दूसरी है अवेलेबल फॉर सेल, तो दिस ऑल्सो एग्जिस्टेड बिफोर। और तीसरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, FVTPL। तो ये कैटेगरी नई कैटेगरी नाम से इंट्रोड्यूस की गई है। तो HTM पहले से है, अवेलेबल फॉर सेल पहले से है, FVTPL दिस इज इंट्रोड्यूस्ड न्यू। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी जो पहले तीसरी कैटेगरी होती थी, अब वो सेपरेट इन्वेस्टमेंट होगी, सब कैटेगरी। इनमें से किस कैटेगरी में वो सब कैटेगरी होगी? वो HTM का सब कैटेगरी होगी, AFS का सब कैटेगरी होगी, या वो FVTPL की सब कैटेगरी होगी। सो जो HFT है
वो FVTPL की सब कैटेगरी का तौर के ऊपर इंक्लूड की जाएगी। तो पहले 3 कौन सी थी? पहले 3 थी HTM, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को रिप्लेस कर दिया है FVTPL ने और HFT को पार्ट बना दिया है इसका। When does category of investment shall be decided by the bank? तो जब सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट की बैंक के पास हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट टोटल है उसको कैटेगराइजेशन कब किया जाएगा, किस स्टेज के ऊपर? जैसे HFT में कितनी होंगी, कौन सी सिक्योरिटी होगी, HTM में कौन कौन सी होगी, अवेलेबल फॉर सेल कौन कौन सी होगी। तो ये कैटेगराइजेशन किस समय डिसाइड किया जाएगा? फ्रेंड, ये कैटेगराइजेशन डिसाइड किया जाएगा बिफोर टाइम ऑफ एक्विजिशन। जब उन इन्वेस्टमेंट को परचेज किया जाएगा तो उससे पहले या उसी समय उनको डिसाइड किया जाएगा, नॉट सब्सिक्वेंटली। The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flow and selling security. अगर किसी सिक्योरिटी को परचेज किया गया और ऑब्जेक्टिव है कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को भी कलेक्ट किया जा सकता है और सिक्योरिटी को सेल भी किया जा सकता है, जब ये दोनों ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल हों तो वो सिक्योरिटी इन तीनों में किस कैटेगरी में डाली जाएगी? तो दैट विल बी पार्ट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी। तो उसको अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। सिक्योरिटी दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन इन HTM और AFS, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? अगर कोई सिक्योरिटी हमने परचेज की, कोई इन्वेस्टमेंट की, वो ना तो HTM का पार्ट है ना वो AFS का पार्ट है, तो वो फिर कहाँ क्लासीफाई किया जाएगा? फ्रेंड, उसको क्लासीफाई किया जाएगा FVTPL के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो HTM का बेसिक फीचर क्या है? HTM का बेसिक फीचर है कि बैंक इसको परचेज करके बेचेगा नहीं, इसको टिल मैच्योरिटी होल्ड करता है। सो टिल मैच्योरिटी इट विल बी हेल्ड बाय द बैंक। और अवेलेबल फॉर सेल क्या है? इसमें सेल सिक्योरिटी करने का भी प्रोविजन है और कुछ पार्ट इसमें HTM जैसा भी है, कुछ पार्ट इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का भी है कलेक्शन करने का, तो वो बनेगी हमारी AFS। और HTM क्या है? जो मैच्योरिटी तक होल्ड की जाएगी। व्हाट इज वैल्यूएशन सिस्टम फॉर HTM कैटेगरी सिक्योरिटीज? जो HTM सिक्योरिटी है उसका जो वैल्यूएशन सिस्टम क्या रहेगा? फ्रेंड, HTM क्योंकि इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन है वो जिस कॉस्ट के ऊपर इसको एक्वायर किया गया उसी कॉस्ट के ऊपर इसका वैल्यूएशन चलता रहेगा, यानी इसका वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट, द कॉस्ट पेड व्हेन इट वाज एक्वायर्ड। What is valuation system for other than HTM? यानी HFT AFS के लिए या FVTPL के लिए वैल्यू सिस्टम क्या रहेगा? तो क्योंकि इनको किसी भी समय खरीदा बेचा जा सकता है इस कैटेगरी को, अदर देन HTM कैटेगरी को, तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होगा, जिसको हम कहते हैं मार्केट टू मार्केट प्राइस, यानी करंट वैल्यूएशन। The fair value of quoted securities shall be priced declared by। तो जो सिक्योरिटी कोट हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोट हो रही हैं सिक्योरिटीज, उनकी फेयर वैल्यू क्या रहेगी, यानी उसकी फेयर वैल्यू को डिक्लेयर कौन करेगा? एनी आंसर फॉर दिस? तो इसकी प्राइस को डिक्लेयर करेगा FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी स्टॉक एक्सचेंज या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेबी नहीं करेगा इसकी। तो इसकी फेयर वैल्यू कोट की जाएगी अकॉर्डिंग टू FBIL डेक्लेरेशन। इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स वेयर करंट कोटेशंस आर नॉट अवेलेबल, अगर कोई शेयर लिस्टेड है लेकिन उसकी करंट कोटेशन अवेलेबल नहीं है
तो उसकी वैल्यू उसकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के ऊपर बेस की जाएगी, और उसकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए। सो द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट शुड नॉट बी ओल्ड देन। फ्रेंड, ये लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 18 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इफ बैलेंस शीट इज नॉट अवेलेबल इन अबव केस, अगर इस केस में क्वेश्चन नंबर 37 में बैलेंस शीट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वैल्यू कितनी ली जाएगी? तो उस केस में उस सिक्योरिटी की वैल्यू केवल 1 रुपया ली जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेटेड अपर कॉन्ट्रैक्ट लिमिट फॉर ईच ऑफ अप्रूव्ड ब्रोकर्स? फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटीज जब ब्रोकर के थ्रू परचेज की जाती हैं, तो उस केस में इंडिविजुअल ब्रोकर के ऊपर कितनी अपर लिमिट होगी। यानी ये नहीं कि पूरे का पूरा बिजनेस 2 या 4 ब्रोकर के थ्रू हम उसको रूट कर दें, तो इंडिविजुअल ब्रोकर के ऊपर ये कितनी लिमिट है कि उसकी जो टर्नओवर इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। फ्रेंड, इंडिविजुअल ब्रोकर के लिए ये होगी 5% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन थ्रू द ब्रोकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उस ब्रोकर के द्वारा 1 साल के अंदर परचेज एंड सेल की जो भी ट्रांजैक्शन हुई, उसके 5% से ज़्यादा ये नहीं होगा। फ्रेंड, ये रहे आपके क्वेश्चंस, जो 39 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आई एम श्योर इन सभी क्वेश्चन को आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जिन क्वेश्चंस को आप नोट करना चाहते हैं उनको आप नोट कर लीजिए। और आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक कॉपी कर लें, इसके लिंक को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, या किसी भी सोशल मीडिया जहां जिसके आप मेंबर्स हैं। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगर कोई और आपकी क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। तो हम आपके क्वेश्चन को, आपकी क्वेरी को सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।